हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछली वीडियोज़ में लगातार भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, और पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत ट्रांस हिमालय का अध्ययन कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिमालय की जो 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के विषय में चर्चा करने वाले हैं। और ट्रांस हिमालय का अध्ययन हम लोगों ने इसलिए अलग से किया था। मैं आपको बताऊं कि जो ट्रांस हिमालय है वो एक्चुअल हिमालय में नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया है, या फिर जो भी भूगोल वेता रहे हैं उनका ये मानना है कि जो ये ट्रांस हिमालय है उसका निर्माण हिमालय से बहुत पहले हो गया था। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। हिमालय की जो पहली श्रेणी है वो है बृहद हिमालय, जिसे कि आप महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किससे? महान हिमालय या आंतरिक हिमालय। तो आपको सबसे पहले तो यही कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको बृहद की जगह आंतरिक या फिर महान दे दिया जाए तब भी आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर बृहद हिमालय की बात की गई है। उसके बाद अब आप लोगों को मैप को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। देखो, हम लोगों ने जब ट्रांस हिमालय को पढ़ा था तो वो कुछ यहाँ पर था। ठीक है, उसकी जो 3 श्रेणियाँ थीं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इधर तक कुछ। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे बृहद हिमालय की तो वो यहाँ से फैला हुआ है कुछ ये। ठीक है, यहाँ से करके कुछ ऐसे ये। ठीक है, तो ये आपका बृहद हिमालय है। और इसके ऊपर क्या था? ट्रांस हिमालय। तो यहाँ पर एक जोन है, यहाँ पर ऐसे करके ये। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? सचर जोन। ठीक है, और इसी सचर जोन के द्वारा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय अलग अलग हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना। अब यहाँ पर जो ये हिमालय का जो ये पश्चिमी छोर है, यहाँ पर एक श्रेणी है जिसे बोलते हैं क्या? नंगा पर्वत, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और इधर देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश में एक चोटी है, नामचा बरवा। ठीक है, तो अगर हम लोग हिमालय के पूर्वी और पश्चिमी विस्तार को देखें तो ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है बृहद हिमालय, और अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो एक बात तो ये हो गई, इसका फैलाव कहाँ से है? पश्चिम में नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक है, जहाँ पर ये कहाँ पर स्थित है? नामचा बरवा चोटी ये है अरुणाचल प्रदेश में स्थित। तो एक बात ये हो गई। अब जब हम बृहद हिमालय की बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ इसी बृहद हिमालय पर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चोटियाँ हैं जो बृहद हिमालय पर स्थित है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो नेपाल में आपको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। अगर एक तरफ से चलिए देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि क्रम से लगाने के लिए भी चीज़ें आपको दे दी जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन मेंशन की है कि बृहद हिमालय पर स्थित चोटियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। टेबल में थोड़ा सा चीज़ों को इधर उधर करके दे दिया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक तरफ से लगाने का प्रयास, यानी कि पश्चिम से पूर्व में लगाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो नंगा पर्वत ही हो गया, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं, और जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी महत्वपूर्ण चोटी नहीं है जिसके विषय में प्रश्न पूछा गया हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर के बाद उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में आप देखेंगे तो कौन कौन सी चोटी हैं? नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कोमेत और बंदरपूंछ। तो ये सारी चोटियाँ यहाँ पर होंगी। ठीक है, कुछ उत्तराखंड में। उसके बाद क्या आ जाएगा? नेपाल। अब नेपाल में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अन्नपूर्णा है इधर पे। ठीक है,
फिर आपको धौलागिरी देखने को मिलेगा, फिर मिलेगा क्या, एक चोटी है मसालू, और फिर एवरेस्ट, और फिर मकालू। ये 5 चोटियां हैं जो बृहद हिमालय पर नेपाल में स्थित हैं। उसके बाद देख लो कौन कौन सी है। नेपाल हो गया, उसके बाद जब हम लोग यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, सिक्किम, और सिक्किम में कौन सी चोटी स्थित है, कंचनजंगा। ठीक है, और उसके बाद कौन हम लोग देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तो है ही। तो इस तरीके से ये बृहद हिमालय पर स्थित महत्वपूर्ण चोटियां हो गई। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से लगातार पूछा जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में लगाने के लिए, या फिर पूर्व से पश्चिम की तरफ भी दे सकता है अगर क्वेश्चन को घुमाया जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये नंगा पर्वत हो गया, ठीक है, पश्चिम में सबसे, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन सी चोटियाँ स्थित है, नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कोमेत और बंदरपूंछ। उसके बाद अगर हम लोग नेपाल की बात करें तो अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मसालू, एवरेस्ट और फिर मकालू, ये सारी चोटियां नेपाल में है। उसके बाद कंचनजंगा सिक्किम में हो गया, और नामचा पर्वत हो गया अरुणाचल प्रदेश में। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैप में भी आपने चीज़ों को देख लिया, और अगर कहीं भी आपको ये क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाता है तो अब आप बहुत ही ईजिली इसको क्रम से लगा लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा नेपाल के संदर्भ में नेपाल में स्थित जो एवरेस्ट की चोटी है उसके संदर्भ में थोड़ा सा हम लोग अगर चर्चा करें तो ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। ठीक है, उसके बाद नेपाल में जो स्थित एवरेस्ट है उसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कि तिब्बती भाषा में इसको बोलते हैं चोमो लुंगमा, किसको, एवरेस्ट को। और नेपाल में जो स्थानीय लोग हैं वो इसको सगरमाथा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सगरमाथा, जिसका की अर्थ होता है स्वर्ग का शीर्ष। और तिब्बती भाषा में बोलते हैं चोमोलुंगमा, जिसका की अर्थ होता है पर्वतों की रानी। तो ये बात हो गई एवरेस्ट की। अब अगर हम लोग थोड़ा सा कंचनजंगा के विषय में देखें, ये जो यहाँ पर सिक्किम में स्थित है, यहाँ पर क्या है कि ये भारत में अगर हम लोग देखें पूर्ण रूप से भारत में, तो ये सबसे भारत की ऊंची चोटी बन जाती है। क्योंकि अभी जब आप ट्रांस हिमालय पढ़ रहे थे तो वहाँ पर काराकोरम रेंज में एक K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन चोटी थी, जिसे मैंने बताया था कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ये पूरी तरीके से भारत में स्थित नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पर है, पाक अधिकृत कश्मीर में। तो जिस तरीके से भी क्वेश्चन बने आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना उत्तर देना है, और फिर विकल्प में भी चेक कर लेना है कि कौन सा विकल्प क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे सुटेबल होगा। ठीक है, तो पूर्ण रूपेण भारत में देखें तो कंचनजंगा स्थित है, सबसे ऊंची चोटी भारत की। और अगर सीधा पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है और गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2 आपको विकल्प में मिलता है, तो आप वहां भी उत्तर सही लगा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो K2 है ये कहाँ पर है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। ठीक है, बाद बाकी हम लोगों ने चोटियां देख ही ली हैं। उसके बाद अगर हम देखें इसी बृहद हिमालय पर, तो आपको उत्तराखंड में कुछ ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, जिनका नाम है मिलाम, गंगोत्री और यमुनोत्री। आपको पता ही होगा गंगोत्री और यमुनोत्री से क्रमशः गंगा और यमुना नदियाँ निकलती हैं। तो ये सारे जो ग्लेशियर हैं, मिलाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर उत्तराखंड में बृहद हिमालय पर। तो ये हम लोगों ने बृहद हिमालय के विषय में महत्वपूर्ण चोटियाँ, ग्लेशियर और चोटियों के क्रम को समझा। ठीक है, और इसके फैलाव को देखा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करेंगे लघु हिमालय की, यानी कि मध्य हिमालय। तो अगर हम लोग लघु हिमालय को देखें तो इसे मध्य हिमालय, क्योंकि ये बीच में है, ऊपर कौन सा है, बृहद, नीचे शिवालिक, तो ये बीच में है, इसीलिए इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम लोग लघु हिमालय को देखें तो इसे महाभारत श्रेणी और हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। तो अगर हम इसके फैलाव को देखें तो ये कुछ यहाँ से होगा, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे।
तो ये आपका हो गया लघु हिमालय। उसके बाद हम लोग देखें कि लघु हिमालय पर कौन कौन सी चोटियां स्थित हैं। तो यहाँ पर हम लोग भी क्रम से थोड़ा देखते चलेंगे। जैसे कि हम लोगों ने बृहद हिमालय पर पश्चिम से पूर्व देखा था, इसको भी हम ऐसे ही देख के चलेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाएगा पीर पंजाल। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश में देखें तो कौन सा चोटी है, देखो धौलाधर, ठीक है, ये धौलाधर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग उत्तराखंड में आए तो यहाँ पर आपको मसूरी श्रेणी मिल जाएगी। और अगर हम लोग नेपाल में यहाँ पर देखते हैं तो दो श्रेणियाँ आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर। कौन कौन सी, एक महाभारत और दूसरा मिलता है नाग टिब्बा। तो अगर यहाँ से क्रम में लगाने के लिए पूछ लिया जाए तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। पीर पंजाल कहाँ पर हो गया, जम्मू कश्मीर में। धौलाधर कहाँ पर हो गया, ये कहाँ पर है, धौलाधर हिमाचल में। मसूरी श्रेणी सबको ही पता होगा, मसूरी कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में। और अगर नेपाल में हम लोग लघु हिमालय की श्रेणियों की बात करें तो यहाँ पर कौन सी दो इम्पोर्टेंट हैं, महाभारत और नाग टिब्बा। इसके बाद यही जो धौलाधर श्रेणी है, इसी पर कौन सा स्थानिक स्थित है, शिमला, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि शिमला किस श्रेणी पर स्थित है। तो कहाँ पर है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय की धौलाधर श्रेणी पर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई चोटियों की या फिर श्रेणियों की। इसके बाद हम लोग अगर देखें तो इसी लघु या फिर मध्य हिमालय पर कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जो कि शीतोष्ण घास के मैदान है। देखो होता क्या है कि सर्दियों में यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बर्फ पिघलती है और वहाँ पर घास उग आती है। तो यही जो घास उगती है, तो इसी में एक विस्तृत क्षेत्र पर घास उगती है, तो ये घास के मैदान बन जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। और इनके अगर हम नामकरण की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इनको क्या कहा जाता है, मर्ग। जैसे कि आपने सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है। तो ये क्या है, ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं, जो कि लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय पर कहाँ पर पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और हम देखें तो ये जो घास के मैदान है उत्तराखंड में भी आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें कि क्या कहा जाता है, जिन्हें कि कहा जाता है बुग्याल और पयाल, ठीक है। तो कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में इनको मर्ग नाम से जाना जाता है, जैसे कि सोनमर्ग और गुलमर्ग। और वहीं अगर हम लोग देखें उत्तराखंड में तो इसको बुग्याल और पयाल नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अब आप देखेंगे कि जो ये लघु हिमालय है और यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ ये फैला हुआ है क्या, बृहद हिमालय। तो इनके बीच में ये जो आपको दिख रहा है, ये इनके बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में क्या हुआ है, कुछ घाटियों का निर्माण हुआ है। तो घाटियाँ भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ आपको कश्मीर घाटी देखने को मिलेगी। उसके बाद ये कश्मीर घाटी कहाँ पर होगी, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद कुल्लू कांगड़ा घाटी को हम देखेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर ये आपको धौलाधर श्रेणी देखने को मिलेगी। उसके बाद लाहौल स्पीति घाटी को देखें तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद जो ये काठमांडू घाटी है ये नेपाल में मिलेगी, और जो चुम्बी घाटी है वो कहाँ पर है, सिक्किम में, यानी कि यहाँ पर। तो ये तो घाटियाँ हो गई जो कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और मैं बताऊं, ये जो घाटियाँ हैं आपको यहीं पर देखने को मिली होंगी, इतने वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद जो पूरब की तरफ है वहाँ पर घाटियों का निर्माण नहीं हुआ है। उसका कारण ये है कि जब भी आप हिमालय को बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे तो ये यहाँ से तो बहुत अलग अलग हैं इसकी सारी श्रेणियाँ, बृहद, ठीक है, लघु, और उसके बाद यहाँ से शिवालिक होगा। तो इनके बीच में काफ़ी डिफरेंस है, इसीलिए घाटियों का निर्माण हो रहा है। लेकिन आप जैसे ही पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो तीनों श्रेणियाँ हैं एक दूसरे से आपस में मिल रही हैं, बिल्कुल एक दूसरे से चिपकने लगी हैं, जिससे कि घाटियों का निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं
कि ये जो लघु हिमालय है और जो शिवालिक है, यहाँ पर शिवालिक होगा अभी हम लोग जिसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो उनके बीच में कुछ पर्यटन स्थल या फिर कुछ कहें ऐसे पूजा पाठ वाले स्थल हैं जिनके विषय में आयोग लगातार प्रश्न पूछता रहता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से स्थल हैं लघु और शिवालिक। ध्यान रखना मैं बृहद और लघु की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लघु और शिवालिक के बीच में स्थित हैं वो है शिमला, मसूरी, कहाँ पर है मसूरी, उत्तराखंड में, चक्राता भी उत्तराखंड में है, रानीखेत भी उत्तराखंड में है, और दार्जिलिंग जो कि कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर कुछ। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई लघु और मध्य हिमालय की। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे किसके विषय में, हाँ, शिवालिक, जो कि इसकी अंतिम श्रेणी है, सबसे दक्षिणतम श्रेणी है किसकी, हिमालय की। ठीक है, तो ये हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, यानी कि हिमालय के निर्माण में इसका जो क्रम है वो सबसे बाद का है। ठीक है, और अगर हम ये देखें शिवालिक, तो ये हिमालय का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंची चोटियाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम लोग इस शिवालिक के विस्तार की बात करें तो ये कुछ यहाँ से, ये पाकिस्तान का पोटवार बेसिन है, ठीक है, यहाँ से, और असम के, यहाँ पर असम के दिहांग तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये तो इसका फैलाव हो गया। और मैंने एक चीज़ आपको बताई दी थी कि अगर हम लोग देखें पूर्व में, तो हिमालय की तीनों जो श्रेणियां हैं वो एक दूसरे से मिल रही हैं। तो अगर हम लोग इसके पृथक अस्तित्व की बात करें थोड़ा सा, तो ये हम देखेंगे यहाँ पर एक कोसी नदी निकलती है, ठीक है, वहाँ तक ही इसका पृथक क्षेत्र नजर आता है, और उसके बाद यह लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय में ये मिलता हुआ नजर आता है, यानी कि शिवालिक हिमालय की जो श्रेणी है वो लघु हिमालय में मिलती हुई दिखाई देती है, कहाँ से, कोसी नदी के बाद से। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि लघु और जो शिवालिक हिमालय हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे करके लघु होगा, इधर इधर मिल गया होगा, तो इनके बीच में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, लघु और शिवालिक के मध्य में, और ये घाटियाँ कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में, जिन्हें आप दून और द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे कि देहरादून। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती हैं ये, लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य में, और कहाँ पर, उत्तराखंड में, जिन्हें कि आप दून और द्वार के नाम से जानते हैं। और अगर आप उदाहरण स्वरूप देखें तो देहरादून इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद ये जो शिवालिक हिमालय है उसका ये दक्षिण वाला क्षेत्र है, जैसे इसके बाद का जो क्षेत्र है इसे तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और अगर हम लोग इस तराई वाले क्षेत्र को उत्तराखंड में देखें तो यहाँ पर कुछ आपको पाताल तोड़ कुएं देखने को मिलते हैं। कैसे, पाताल तोड़, इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर ये हम पाताल तोड़ कुएं देखें तो आपको नाम से ही कुछ पता चल रहा होगा, पाताल तोड़ यानी कि जो पाताल को तोड़कर निकले हैं। तो ये ऐसे जल के स्रोत हैं जो स्वतः ही उत्पन्न हुए हैं, कहाँ, धरातल को फोड़ के। तो ये पाताल तोड़ कुएं आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड के जो ये शिवालिक के बाद का जो ये तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा पूर्वोत्तर में देखें तो इसी पर आपको अरुणाचल प्रदेश में कुछ पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं, या फिर चोटियाँ देखने को मिलती हैं, या पहाड़ियाँ, कुछ भी कहें। वो हैं कौन सी, डफला, मिरी, आबोर और मिसमी। ये सारी पहाड़ियाँ आपको कहाँ पर मिलेंगी, शिवालिक पर, अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको इनके संदर्भ में एक बात याद रखनी है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश की आपको 4 पहाड़ियाँ दिख रही हैं, कौन कौन सी, डफला, मिरी, आबोर और मिसमी। तो इसमें क्या होता है कि ये पहाड़ियों, ठीक है, और जनजातियों के एक ही नाम है, कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के। पहाड़ियों और जनजातियों की ये एक ही नाम है, और क्वेश्चन बन भी चुका है। ठीक है, यहाँ से तो आपको ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश की जो ये शिवालिक पर 4 पहाड़ियाँ स्थित हैं, और इन्हीं पहाड़ियों का यहाँ पर जनजातियों का नाम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, शिवालिक हिमालय की।
तो इस तरीके से हम लोगों ने हिमालय की जो विभिन्न श्रेणियाँ थीं उस पर जो भी चोटियाँ थीं और जो भी स्थल थे, जो भी घाटियाँ थीं, उनके संदर्भ में हम लोगों ने देखा। अभी यहाँ से बहुत कुछ बाकी है, ऐसा नहीं है कि हिमालय कंप्लीट हो गया, अभी काफ़ी कुछ हम लोग देखेंगे। अगली वीडियो में शायद हम लोग देखेंगे जो हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया है उसको भी थोड़ा सा समझेंगे। बाद बाकी हम लोग और भी यहाँ से जो फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं उनका अध्ययन भी हम लोग अभी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कंप्लीट हो गई। तो आई होप कि आपको जो आज ये तीनों श्रेणियों के विषय में पढ़ाया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और मैप में देख के आप काफ़ी कुछ चीज़ों का क्रम से लगाना भी सीख गए होंगे। बहुत बार क्वेश्चन अरेंजमेंट के लिए पूछा जाता है तो उसमें भी अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको मैप के थ्रू सारी चोटियों का अध्ययन करवाया है बहुत ही अच्छे से। बाद बाकी जो छोटे मोटे फैक्ट थे वो भी मैंने आपको बता दिए। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।